अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 11 से लेके 15 तक देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 11 चेक करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ़ एन अरे इज़ अ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का मतलब यानी कि अगर मैं उसे रिवर्स में भी पढ़ती हूँ तो मुझे वैसे के वैसे ही मिलती है। लाइक हम लोग स्ट्रिंग्स में अक्सर देखते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रिंग्स होते हैं जिन्हें उल्टा पढ़ने से भी उन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, जैसे कि रेस कार। ठीक है, रेस कार ये एक ऐसा स्ट्रिंग है, इसे मैं उल्टा भी पढ़ूंगी तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है, ये देखें RACECAR, वैसे ही RACECAR, तो वही स्ट्रिंग रहा है जो पहले था। तो इसी तरह हम लोग अरेज को भी देखते हैं पैलिंड्रोम के लिए। सबसे पहले आप लोगों ने हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी जो है उसको इंक्लूड कर लेना है, और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस STD का इस्तेमाल करना है। देन आप लोग मेन फंक्शन की तरफ मूव करेंगे। मेन फंक्शन में हमारे पास अरे आ जाएगी, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ एलिमेंट्स ले लेने हैं एंड देन हमने उसका साइज़ जो है उसको काउंट कर लेना है। करने के बाद हम लोगों ने एक फ्लैग वैल्यू ले लेनी है इस पैलिंड्रोम के नाम से, जिससे हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारी जो अरे है वो पैलिंड्रोम है भी या नहीं। अब पैलिंड्रोम चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले फॉर लूप का यूज़ करेंगे, जिसमें हम अपनी अरे को हाफ में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो भी मेरे पास अरे है, जैसे अभी के लिए हमारे पास है 1 2 3 2 1, तो 1 2 3 2 1 ये अरे है। इसे मैं हाफ में अगर डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से ये डिवीज़न होगी। अब इस डिवीज़न में मैं क्या करूँगी, फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट वाले एलिमेंट के साथ मैच करूँगी, इस एलिमेंट को इसके साथ मैच करूँगी, इस एलिमेंट को इसके साथ मैच करूँगी, और अगर कोई मिड का एलिमेंट बच जाता है तो उसे तो मैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर बीच में ये एलिमेंट्स मैच करते हैं तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, इस पैलिंड्रोम अगर नहीं करते तो हम लोग कहेंगे कि इस पैलिंड्रोम फॉल्स नॉट अ पैलिंड्रोम, और ब्रेक कर देंगे। यानी अगर 1 1 से मैच नहीं कर रहा, यानी यहाँ कोई और एलिमेंट है लाइक 4 है और वो उससे मैच नहीं कर रहा, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि एक भी इंटीजर अगर मैच नहीं ना करता तो उस सूरत में पैलिंड्रोम रहेगा ही नहीं। क्योंकि 1 2 3 2 4 अगर यहाँ आ जाता है तो देखें 4 और 1 आपस में मैच नहीं कर रहा, तो पैलिंड्रोम ख़त्म हो गया यहीं पे। अब देखें लेट्स से कि यहाँ पर 1 और 1 आपस में मैच कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 2 मैच नहीं करता, तो तब भी उस सूरत में भी पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो इस तरह हम लोगों ने एक एक करके इंडेक्सेस जो हैं फर्स्ट और लास्ट से उनको कंपेयर करना है। अगर तो फर्स्ट और लास्ट वाला पहले ही कंपेयर हो जाता तो इसका मतलब वो पैलिंड्रोम है। तो हम लोग सेकंड वाले को भी चेक कर लेंगे, तो कि कहीं ये तो नहीं कि सेकंड वाला जो है उसकी वजह से पैलिंड्रोम ख़तरे में पड़ रहा हो, जैसे 1 2 3 1 हो तो 2 और 2 आपस में मैच ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग पैलिंड्रोम चेक करते हैं, और अगर पैलिंड्रोम होता है तो फिर प्रिंट करवा देते हैं कि द अरे इज़ पैलिंड्रोम, अदरवाइज हम कहते हैं पैलिंड्रोम नहीं है। नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 12 है। प्रोग्राम टू फाइंड एंड प्रिंट द इंटरसेक्शन ऑफ टू अरे, यानी कि दोनों अरेज के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स हैं या सेम एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करवाना है। तो इसे मैंने किया है एक सेपरेट फंक्शन के थ्रू। आप लोग अगर चाहें तो आप इसे वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने इस प्रोग्राम में किया वो ये किया है कि यहाँ सेट का एक एलिमेंट लिया है। ये कुछ नहीं है, आपने इस पर परेशान नहीं होना, ये अरे ही है बेसिकली। आप भी इसकी जगह एक अरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉइड इंटरसेक्शन का मैंने एक फ़ंक्शन लिया है जिसमें अपनी जो अरे है और उसका साइज़ है वो पास किया है, फिर सेकंड अरे भी ली और उसका भी जो साइज़ है वो पास किया है। अब ये अरे क्या कर रही है, दोनों अरेज को लेकर उनमें से इंटरसेक्शन निकाल रही है। कैसे? सबसे पहले जो फॉर लूप है इसके अंदर वो फर्स्ट वाले के सेकंड वाले के साथ एलिमेंट्स जो हैं वो चेक कर रही है, जब तक कि फर्स्ट वाला जो फर्स्ट वाली जो अरे है उसका साइज़ एंड नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक मेरे पास फर्स्ट जो अरे थी उसका साइज़ अचीव नहीं हो जाता तब तक मैं उसे सेकंड के साथ कंपेयर करती रहूँगी। क्योंकि इंटरसेक्शन में यही है ना कि देखें ये मेरे पास एक अरे है और एक ये अरे है। लेट्स से इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और इसमें है 4 3 1 7 9। तो ये सिर्फ फर्स्ट वाले को सेकंड के साथ मैच करेगा।
अब फर्स्ट वाले में 1 भी है, 4 के साथ मैच नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर लास्ट में वाला 4 इसके साथ मैच कर रहा है, 3 भी आएगा और 1 भी। तो इनके इंटरसेक्शन में अगर हम लोग देखें जो जो नई अरे बनेगी वो बनेगी 4 3 और 1, या 1 3 4, जैसे भी आप कहना चाहें। तो इसी तरह यहाँ पर भी हो रहा है कि जो अरे है वो चेक कर रही है कि जब तक हमारे पास फर्स्ट अरे का साइज़ कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उसे सेकंड के साथ इंटरसेक्ट करते जाओ, और एंड पर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं इंटरसेक्शन में आए, इंटरसेक्शन वाले पार्ट में जितने भी एलिमेंट्स आए हैं वो सारे के सारे प्रिंट करा दो। ऑटो लिखने का यहाँ पर मतलब ये है कि मुझे नहीं पता कि कितने एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में आएंगे, ठीक है। दूसरा मेथड ये है, अगर आपने यहाँ ऑटो नहीं यूज़ करना तो उस सूरत में आपने क्या करना होगा, जो इंटरसेक्शन वाली अरे है ना उसका साइज़ पहले कैलकुलेट करना है, और फिर फोर लूप में जैसे हम लोग इंट लिख के 0 के साथ करके और फिर उसे लेस देन साइज ऑफ अरे करते हैं वैसे कर लेना, ठीक है। एक ये ऑटो वाला मेथड है और एक वो साइज़ वाला मेथड है। मैंने यहाँ पर 2-3 मेथड इस वजह से लिखे हैं ताकि आप लोगों के लिए ना थोड़ी आसानी हो जाए। और उसके बाद सिंपली यहाँ मेन फंक्शन में हमने दोनों अरेज जोन सी हैं उन्हें डिफ़ाइन किया है और अपना जो फंक्शन है उसे कॉल किया है ताकि हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड कर लें। तो दैट्स इट, ये हमारे पास था हमारा प्रोग्राम नंबर 12। नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 13 है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन एन अरे। कि हमारे पास एक एलिमेंट एक अरे के अंदर कितनी दफ़ा आ रहा है हम लोगों ने ये चेक करना है। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी लेनी है, यूज़ नेम स्पेस एसटीडी को इंक्लूड करना है, उसके बाद मेन फंक्शन में आ जाना है। यहाँ पर अरे एक है उसको इनिशियलाइज करवाना है और उसका साइज़ जो है उसे काउंट कर लेना है, और एक सेकंड अरे लेनी है फ्रीक्वेंसी के नाम से जिसके अंदर हम लोग हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करने वाले हैं। और क्योंकि हमें साइज़ नहीं पता कि टोटल कितने एलिमेंट्स अंदर होंगे अरे में, इसलिए फ्रीक्वेंसी वाली जो अरे है उसका साइज़ मैंने 100 लिया है, जो कि मैक्सिमम साइज़ है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अभी के लिए हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारी अरे का एलिमेंट्स जो फ्रीक्वेंसी वाली अरे है वो 100 एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर सकती है। अब हम लोग काउंट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी हर एलिमेंट की, वो कैसे करेंगे देखें। फोर लूप हम लोग चला रहे हैं, आई 0 से स्टार्ट हो रहा है और अपनी जो अरे है उसके साइज़ तक जा रहा है और हर इंडेक्स को काउंट करता जा रहा है, ठीक है। अगर 10 है तो उसके लिए उसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करता जा रहा है, अगर 20 है तो उसे 20 की फ्रीक्वेंसी में ऐड करता जा रहा है। और ऐड कर लेने के बाद अब बारी होगी कि उनको प्रिंट करवाना है, तो सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को फोर लूप के थ्रू प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। अब इसमें एक एज केस आता है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो किन किन की शो होनी चाहिए। एक तो एलिमेंट है कि वो एक ही दफ़ा आया है, एक एलिमेंट है जो एक से ज़्यादा दफ़ा आया है, ठीक है। तो हम लोग किसकी फ्रीक्वेंसी प्रिंट कराएंगे, जो एक दफ़ा आया है या एक से ज़्यादा दफ़ा आया है। लेकिन जो एलिमेंट आया ही नहीं उसकी फ्रीक्वेंसी तो हम लोग प्रिंट ही नहीं ना करवाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर एक शॉर्ट एज केस यहाँ लिखा है, इफ़ फ्रीक्वेंसी आई इज़ ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट दिस, ठीक है। सिर्फ उसी सूरत में हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी जो सी है उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो इस तरह हमारा ये फ्रीक्वेंसी वाला भी जो प्रोग्राम है ये भी कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ टू राइट अ प्रोग्राम टू सर्च टारगेटेड एलिमेंट इन एन अरे लीनियरली। यानी कि हमने लीनियर सर्च के थ्रू टारगेटेड एलिमेंट जो है उसे फाइंड करना है। तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी आ गई और साथ ही यूज़ नेम स्पेस एसटीडी भी इंक्लूड कर लिया। मेन फंक्शन में आए और वहाँ पर अपनी अरे जो थी उसे इनिशियलाइज़ कराया और उसका साइज़ कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने अपनी टारगेटेड जो वैल्यू है उसे लेने के लिए इंट की के नाम से एक वेरिएबल स्टोर कराया है, और ये जो वेरिएबल है इसमें हम लोगों ने यूज़र से वैल्यू इनपुट करानी है, हमने इसे इनिशियलाइज़ नहीं कराना खुद से। यूज़र से हम लोग वैल्यू लेंगे और उसे अपनी अरे में सर्च करेंगे। और यहाँ पर फाउंड के नाम से एक वेरिएबल बनाया है जो कि बूलियन वेरिएबल है, और ये एज अ फ्लैग काम करेगा। अगर मुझे मेरी वैल्यू मिल जाती है तो मैं इसे ट्रू कर दूँगी और वो मुझे लूप तोड़ के बाहर आके बता देगा कि हमारी अरे में ये वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। यूज़र से हम लोग नेक्स्ट इनपुट ले रहे हैं, एंटर द एलिमेंट टू सर्च फॉर, और फिर सीन करवा के हमने अपनी की जो है यूज़र से वो इंसर्ट करवा ली है।
अब लीनियरली सर्च करना स्टार्ट कर दिया। कैसे? फोर लूप चला है, 0th इंडेक्स से लेके nth इंडेक्स तक जा रहा है, और हमारा जो हर इंडेक्स है ना उसे की के साथ, लेट से मैंने अगर 5 कहा है कि 5 मेरा की है, ठीक है, ये वो की एलिमेंट है, ये वो टारगेटेड एलिमेंट है जो मैंने फाइंड करना है, तो 5 को वो इंडेक्स के हर वैल्यू के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो जिस जिस तरह वो कंपेयर करता जाएगा, अगर उसे वैल्यू मिलती है, जैसे ही उसे वैल्यू मिलेगी वो कहेगा फाउंड ट्रू और लूप को तोड़ देगा, ठीक है। अगर उसे फर्स्ट इंडेक्स पर ही ये वैल्यू मिल जाती है तो वो पहले ही लूप तोड़ के बाहर आ जाएगा। अगर उसे थर्ड इंडेक्स पर भी मिलती है तो वो थर्ड इंडेक्स पर जाकर लूप तोड़ देगा। ये नहीं होगा कि एंड तक फिर जाएगा, जहाँ पर उसे वैल्यू मिल जाएगी वहीं पर वो लूप तोड़ के बाहर आएगा और कह देगा कि हमें वैल्यू मिल गई है। और इन केस अगर वैल्यू नहीं मिलती तो उस सूरत में फिर हम लोग प्रिंट कराएंगे कि आपकी जो की वैल्यू है वो अरे में मौजूद नहीं है, और सिंपली हम ये मैसेज वहाँ पर प्रिंट करवा देंगे, और इसी से इसकी एक्सेप्शन भी जो है वो भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बूलियन को यूज़ करने का यही जो है ना फ़ायदा है कि हमारी जो एक्सेप्शन है इसमें वो भी सॉल्व हो जाएगी। लास्ट प्रॉब्लम है इस वीडियो की, प्रॉब्लम नंबर 15, राइट अ प्रोग्राम टू सर्च टारगेटेड एलिमेंट इन एन अरे। फिर से वही काम हमने करना है, एक टारगेटेड एलिमेंट है जिसे अरे में फाइंड करना है, लेकिन इस बार एक नई चीज़ इसमें आई है, और वो क्या है? डिस्प्ले द सर्च टाइम टेकन टू लोकेट द एलिमेंट, कि हमने वो टाइम भी मेंशन करना है जिस टाइम के अंदर अंदर उसने उसे ढूंढा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक नई लाइब्रेरी एंटर किया है, वो है सी टाइम की, जो कि सिस्टम के टाइम को लेगी, ठीक है। सिस्टम का जो टाइम होता है ना ये उसे कंसीडर करेगी। और इसी से फर्दर हमारे पास नेक्स्ट एक फंक्शन है क्लॉक टी स्टार्ट, ये क्लॉक का फंक्शन है, ये इसी लाइब्रेरी की वजह से हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर हमने अपनी अरे जो थी वो इनिशियलाइज कराई, उसका साइज़ लिया, और जिस तरह हमने पहले पिछले प्रोग्राम में की वेरिएबल लिया था, यहाँ हमने टारगेट के नाम से ही वो वेरिएबल ले लिया, और अपनी जो अरे है उसको, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनको हमने प्रिंट करवा लिए। यानी मैंने सिंपली अपनी अरे जो थी वो पहले ही यूज़र को शो करा दी कि ये देखो ये मेरे पास अरे है। अब यूज़र जो है वो एक एलिमेंट सर्च करना चाह रहा है, लेट्स से कि मेरे पास अरे तो थी लेकिन वो इतनी लंबी अरे थी कि यूज़र जो था उसे सारे एलिमेंट्स नहीं देखे गए, और उसने कोई एक एलिमेंट मुझे कह दिया मुझे ढूंढ दो अगर इसमें है तो। ढूंढने से पहले, ठीक है, सर्च स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने क्या करना है, ये क्लॉक का फंक्शन यूज़ करना है, और जो भी इसकी वैल्यू होगी वो कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगी? स्टार्ट टाइम में जाके स्टोर हो जाएगी। अब ये चीज़ नोट करने वाली है कि हमने क्लॉक का फंक्शन जैसे ही कॉल किया तो उस टाइम जो भी सिस्टम का फंक्शन था वो आकर स्टार्ट टाइम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। लेट्स से कि मेरे पास क्लॉक का जो सा फंक्शन है वो स्टार्टिंग वैल्यू 2 रखता है, यानी 2 सेकेंड पे उसने सर्च करना स्टार्ट किया है, और सर्च कर लेने के बाद मिला है या नहीं मिला, जो भी उसकी वैल्यू है, यानी 3 सेकंड पे उसने अपनी सर्च कंप्लीट अगर कर ली है तो फिर मैं इनके दरमियान का जो भी टाइम कैलकुलेशन होगी वो परफॉर्म करके बता दूंगी। अब यहाँ पर हमने अपने स्टार्ट कर लिया टाइम, स्टार्ट वाला टाइम जो है उसे नोट डाउन कर लिया है और अपनी सर्च स्टार्ट कर दी है। सर्च में हमने फाउंड के नाम से जैसे पहले बूल वेरिएबल लिया था वैसे ही लेकर तो अपनी जो सर्च है उसे परफॉर्म किया। अगर तो टारगेटेड एलिमेंट मिलता है तो फाउंड की जो वैल्यू उसे ट्रू करके लूप को तोड़ देना, अदरवाइज़ अगर नहीं मिलता तो फिर हम लोगों ने बता देना कि वैल्यू अंदर नहीं है। और सर्च कर लेने के बाद हम लोगों ने एंड टाइम जो है उसे नोट कर लेना, ठीक है। अब नोट कर लेना है एंड टाइम, और जैसे ही एंड टाइम नोट होगा उसके बाद आप लोगों ने सिंपली जो टाइम है उसको भी क्या करवा लेना है, प्रिंट करवा लेना है। लेकिन यहाँ पर अब देखें जो टाइम है ये डबल में लिया गया है, और डबल के ही अंदर हम लोगों ने क्या किया है, जो ख़त्म हुआ हुआ टाइम था लेट्स से 3 था और स्टार्ट वाला टाइम था जो कि 2 था, तो इन दोनों को उनका जो आंसर आएगा उसे क्लॉक पर सेकंड पर हम लोगों ने क्या किया है, डिवाइड किया है। अब ये क्लॉक्स पर सेकंड क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर जो टाइम काउंट किया है ना वो सिस्टम का किया है, और सिस्टम क्लॉक टिक्स पर चलती है, यानी कि जैसे जैसे क्लॉक टिक करती है ना, टिक टिक, वैसे वैसे हमारे पास सिस्टम जो है वो काम करता है। और आपको पता है क्लॉक टिक्स वो नहीं होती कि आपकी जो जैसे पिन होती है क्लॉक पे मूव कर रही है, ये वो टिक नहीं है। टिक का मतलब है एक पूरा प्रोसेस, ठीक है, एक पूरा राउंड ट्रिप टाइम। तो वो जो पूरा ट्रिप टाइम होता है ये उसके अंदर हमें टाइम प्रोवाइड करता है, लेकिन हमें तो टाइम चाहिए सेकंड्स के अंदर।
तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया है कि स्टार्ट और एंड टाइम को आपस में माइनस किया और उन्हें क्लॉक पर सेकंड पर डिवाइड कर दिया। तो जो हमें टाइम मिलेगा वो सेकंड्स में मिलेगा और ये टाइम होगा 0.0000 समथिंग के अंदर, क्योंकि हमारा कंप्यूटर बहुत फास्ट वर्किंग परफॉर्म करता है। तो अगर इस तरह से हमारे पास वैल्यू आती तो कैसे बनेगी, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 000001। ठीक है, इसे इस तरह से करके हम टाइम को मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। ये हमारे पास मेथड है टाइम को भी साथ ही काउंट करने का, और ये अक्सर पूछ लेते हैं और इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत होती है। लेकिन देखें, एक छोटा सा फंक्शन है क्लॉक का जिसकी वजह से हम लोग ये काम परफॉर्म कर पा रहे हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, हमारे 15 प्रोग्राम्स कंप्लीट हो गए हैं।